हे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो डेफिनेशंस की। फर्स्ट इज़ पर्सन एंड सेकंड इज़ रेलिवेंट मार्केट। हम जानेंगे कि पर्सन जो ये वर्ड यूज़ किया गया है कंपटीशन एक्ट में, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब इस टर्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सेकंड इज़ रेलिवेंट मार्केट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि रेलिवेंट मार्केट देख के ही हम किसी की अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस को पता लगाते हैं कि ये इसमें यहाँ पे इसने डोमिनेंस में रह के अब्यूज़ किया है कि नहीं। इसमें हमने जैसे आपने देखा भी होगा कि जब जियो ने एंट्री करी थी तो एयरटेल एंड वोडाफोन ने काफ़ी एलिगेशंस लगाए कि भाई जियो ने तो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस किया है, ठीक है, इसने तो आके एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस रख दिए। तो काफ़ी एलिगेशंस का दौर चला था उस टाइम पे। तो ये जो भी चला था ये सब कंपटीशन एक्ट के दायरे में ही आता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है, साथ ही साथ इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। और ये जो रेलिवेंट मार्केट जो ये टर्म है, इसी के बेसिस पे हम किसी की डोमिनेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये यहाँ पे डोमिनेंस में है कि नहीं। चाहे आप अपने पे आप लगा के देखिए, अगर आप कहीं पे डोमिनेंट पोजीशन में हैं, मान लीजिए आप अपने घर में सबसे बड़े भाई या सबसे बड़ी बहन हैं, आपके दो छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, जो भी हैं, आपसे छोटे हैं, जो भी है, तो वहाँ पे अगर आप डोमिनेंस में हैं तो आप कहाँ पे हैं डोमिनेंस में? सिर्फ अपने घर के अंदर, सिर्फ उनके बीच में जहाँ पे वो लोग होंगे जो आपसे छोटे हैं, वहीं पे आप डोमिनेंस की पोजीशन रखते हैं। क्या आप अपने पूरे परिवार में या फिर आप पूरे खानदान में डोमिनेंस रखते हैं? नहीं रखते। पूरे परिवार में भी नहीं रखते, क्योंकि आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि जॉइंट फैमिली हो तो और भी मेंबर्स आपसे काफ़ी बड़े होंगे, तो वहाँ पे भी आपकी डोमिनेंस नहीं होती है। तो डोमिनेंस हमेशा एक पर्टिकुलर मार्केट को देख के या एक पर्टिकुलर एरिया को देख के होती है। तो इकोनॉमी के सेंस में क्या होती है वो हम देखते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन पर्सन की डेफिनेशन। अगर आपने ये पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी और आपको लगा कि ये तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ी है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने ये सेम डेफिनेशन कहाँ पहले पढ़ी हुई है। ये किसी और एक्ट में भी है, इतनी मैं हिंट दे देता हूँ, आपने कोई एक्ट पढ़ा होगा उसमें भी ऐसी ही डेफिनेशन दी हुई है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं बीच बीच में, बट नेग्लिजिबल चेंजेस हैं। सो हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इस पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल, जैसे हम हैं इंडिविजुअल, मैं हूँ, आप हैं, इंडिविजुअल पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। सेकंड, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड इज़ कंपनी, कंपनी को भी पर्सन माना गया है। कोई भी कंपनी, जैसे कंपनीज एक्ट में जो भी रजिस्टर होती है कंपनीज, फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दोनों चलेंगे, ठीक है। एनी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, ये चीज़ें आएंगी। मतलब इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, ठीक है। कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल या स्टेट या फिर गवर्नमेंट कंपनी की तरह डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में, वो भी आएगा। नेक्स्ट इज, और क्या क्या आएगा इसमें? टोटल 10 चीज़ें हैं, 10 हैं, 6 हमने पढ़ ली, 4 और है। अब देखिए और क्या आएगा। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो बाहर रजिस्टर हुई है, वो भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर बाहर कोई कंपनी रजिस्टर है और अगर उसका जो इम्पैक्ट है अगर इंडिया में पड़ रहा है, वो इंडिया की इकॉनमी को इफेक्ट कर रही है, इंडिया में अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस कर रही है, तो भी हम उसे यहाँ पनिश कर सकते हैं, हम अपने कॉम्पिटिशन एक्ट में उसे ला सकते हैं। इसलिए बाहर भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है इस डेफिनेशन में। 7th पॉइंट इज, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड कोई भी एक्ट है, अगर उसमें कोई भी, जैसे अमूल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कल को अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस करता है तो क्या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन लेगा? बिल्कुल लेगा। 9th इज अ लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है वो भी आएगी। एंड लास्ट इज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल या जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज, अगर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है और ऊपर के 9 क्लॉजेज में मेंशन नहीं है तो वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली 10th पॉइंट में। तो 10 पॉइंट है, ये सारे पर्सन माने गए हैं। और पर्सन हमने कहाँ अभी देखा था? एंटरप्राइज की डिफिनेशन में देखा था कि पर्सन एंटरप्राइज होता है, पर्सन और गवर्नमेंट कंपनी दोनों ही एंटरप्राइज होती हैं। और पर्सन में क्या क्या आते हैं? ये 10 पॉइंट्स आते हैं। तो ये सारे के सारे कंपटीशन एक्ट के दायरे में ऑटोमेटिकली आ गए। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, जो कि है रेलिवेंट मार्केट। सेक्शन 2R में डिफाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए ये क्या बोलता है। रेलिवेंट मार्केट मीन्स अ मार्केट विच मे बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट और विद रेफरेंस टू बोथ द मार्केट्स। मतलब
ये मार्केट वो है जो कि कमीशन डिसाइड करेगा। कमीशन मीन्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है कि इस कंपनी की क्या मार्केट है, दूसरे की क्या मार्केट है। और ये जो मार्केट होगी ये दो तरीके की होगी, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट और जोग्राफिक मार्केट। जोग्राफिक मतलब आप समझते हैं एरिया वाइज, एंड प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, जैसे अभी हम आगे एक एग्जांपल तो डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल। वैसे मैं आपको बता दूं, जोग्राफिक मार्केट मतलब एरिया वाइज मार्केट है कि आपका किस एरिया तक डोमिनेंस है। ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब आपके प्रोडक्ट कहाँ तक फैला है, वो कहाँ तक डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं आगे डेफिनेशन एक एग्जांपल में। अभी इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट सेक्शन 2S डिफाइन करता है और बोलता है RGM मतलब relevant geographic market means a market comprising the area in which the conditions of competition for the supply of goods or the provision of services or demand of goods or services are distinctly homogeneous and can be distinguished from the condition prevailing in the neighboring areas। मतलब वो मार्केट, जोग्राफिक की बात हो रही है, जोग्राफिक मतलब एरिया, इसके अंदर वो एरिया आता है जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या फिर उसकी सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई या गुड्स और सर्विसेज की डिमांड एक होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब सेम है, सेम, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कंडीशन प्रेवेलिंग इन द नेबरिंग एरियाज, और उसको हम ईजिली दूसरे एरिया से अलग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, देखिए जैसे जोग्राफिक, अगर हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करें, हमें वैसे ही डिफरेंसेस महसूस हो जाएंगे कि हमारे यहाँ क्या डिफरेंस है, उनके यहाँ क्या है। अगर हम देखें, हमारे यहाँ जोग्राफिक की कंडीशंस ही देख लो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि हाँ दिल्ली की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे छोले भटूरे की बात आती है, तो छोले भटूरे जो चीज़ है वो दिल्ली और नॉर्थ साइड में काफ़ी प्रिवेलिंग है। ठीक है, इनकी डिमांड एंड सप्लाई एक प्रिवेलिंग है, और हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सीधा केरल से, तमिलनाडु से, कि वहाँ नहीं है, वहाँ फिर अपना दूसरी और डिशेज़ आ जाएंगी। ठीक है ना, इडली आ जाएगी, हमारा डोसा आ जाएगा, तो उसको हम नॉर्थ इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई, तो मतलब इनके एरिया डिवाइड हो गए ना। अब हम अगर डोमिनेंस की बात करेंगे छोले भटूरे की, तो हम साउथ की मार्केट को तो एक तरीके से हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि वहाँ तो उनका डोमिनेंस तो हो ही नहीं सकता। जब उनके प्रेजेंस ही कम है तो डोमिनेंस कैसा, तो ये प्रेजेंस के लिए ही डोमिनेंस को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जोग्राफिक मार्केट, मतलब वो मार्केट जहाँ तक हमारा सप्लाई और डिमांड किसी भी गुड की दूसरे एरिया से हम उसको अलग कर सकते हैं कि हाँ देखो भाई, यहाँ ऐसा है और वहाँ ऐसा है, साफ डिफरेंस दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट। अभी एक एग्जांपल आएगा बहुत अच्छा, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड समझते हैं पहले, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट मतलब किसी प्रोडक्ट की अपनी मार्केट। ठीक है, मीन्स अ मार्केट कंप्राइजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल और सब्सटीट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर बाय रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कुछ ऐसा, उसकी मार्केट वो होगी जो कि उसके जैसे और प्रोडक्ट में उसे सब्सटीट्यूटेबल बनाते हैं। जैसे अगर आपका कनेक्शन जियो का है, तो आपके लिए एयरटेल सब्सटीट्यूट है ना। अगर आपके जियो के मान लीजिए नेटवर्क में कहीं भी किसी भी टाइम पे कमी आती है, या फिर आपको पसंद नहीं आता, आपको स्विच करना है, आप एयरटेल में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरचेंजेबल है, सब्सटीट्यूटेबल है। ऐसा नहीं है कि हम सिम के बदले कोई हमें पेट्रोल दे, तो वो सब्सटीट्यूट नहीं है एक दूसरे के ना। ठीक है, सिम के बदले सिम, तो ये वोडाफोन हो, चाहे हमारा अब तो वीआई हो चुका है, चाहे हमारा जियो हो, एयरटेल हो, ये क्या सब्सटीट्यूटेबल है। ऐसे ही हमारे ईटेबल्स हैं। ठीक है, हमें कुछ खाने का है, जैसे बिस्किट है, बिस्किट में बहुत सारी वैरायटीज़ है, तो आपस में ये सब क्या है, सब्सटीट्यूटेबल है। ठीक है, आटा है, कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इनकी मार्केट है, अब आटे की जो मार्केट है या फिर जो सिम की मार्केट है, ये आपस में पूरी क्या हो गई, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, तो अगर कभी भी बात आएगी कि मान लीजिए जियो ने अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस कर दिया, तो क्या चेक होगा, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वीआई की मार्केट होगी, और ये जितने भी ये हमारे ब्रांड्स हैं, इनकी मार्केट देखी जाएगी कि क्या इनको इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। इनमें हम फिर किसी और की मार्केट नहीं देखेंगे कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस में क्या डिफरेंस आया या आटा चावल में क्या आया, नहीं। वो प्रोडक्ट उनसे मतलब इंटरचेंजेबल है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो वहाँ पे उनका मतलब नहीं बनता। तो प्रोडक्ट मार्केट वही है जो कि अपने ही जैसे प्रोडक्ट के बीच में सब्सटीट्यूटेबल चीज़ें हो, वो कहलाती है उसकी रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। आप समझते हैं एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके सारे डाउट क्लियर। इस केस का नाम है बेलार अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। बेलार भी पढ़ सकते हैं, बेलार जो भी है, अपार्टमेंट्स ओनर एसोसिएशन। ये जो केस है, ये क्लासिक केस है।
इसमें क्या हुआ, कॉम्पैक्ट, जो कॉम्पैक्ट अब तो एनक्लैट हो गया, एपलेट अथॉरिटी, पहले सीसीआई की अपील्स कहाँ जाती थी, कॉम्पैक्ट में, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट ने अपहेल्ड किया सीसीआई का डिसीजन रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट फॉर डीएलएफ। अब समझिए केस क्या था। केस ये था कि डीएलएफ जो कंपनी है ये रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है। अब बहुत बड़ी कंपनी है, पर कहाँ के लिए बड़ी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी बायर्स के साथ, ठीक है। बायर्स के साथ कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि मतलब बायर्स के लिए वो बहुत ही डिफरेंट थी। अब क्या कंडीशन है सब डिस्कस होगा, पर इन्होंने मतलब अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस की तरफ इन्होंने फिर केस डाला, अपार्टमेंट्स ओनर एसोसिएशन ने केस डाला कि भैया इनकी कंडीशन, सीसीआई में केस डाला। अब हुआ क्या कि जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर आइडेंटिफाइड एज रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट्स, ठीक है। सीसीआई के पास ये इशू आया कि हाँ भैया डीएलएफ ने अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस किया है कि नहीं। अब इसके लिए पहले चेक होगा कि सबसे पहले चेक होगा कि ये एंटरप्राइज के डेफिनेशन में आती है कि नहीं। भाई बिल्कुल आती है, एंटरप्राइज के डेफिनेशन में आती है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ये चेक होगा कि इसकी आरजीएम और आरपीएम क्या है, मतलब प्रोडक्ट ज्योग्राफिक मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट क्या क्या है। अब पाया क्या, देखो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मतलब डीएलएफ बनाता क्या है, डीएलएफ बनाता है हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाता है। तो इसकी कंपैरिजन किससे होगा, बाकी बनाने वाली कंपनियों से, और वो भी क्या बनानी चाहिए, हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट। तो इसके लिए प्रोडक्ट मार्केट देखा कि हाँ भाई हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट्स का तो इसका तो प्रोडक्ट मार्केट है, ठीक है। अब अब्यूज़ हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे ना कि ये बनाता क्या है एक्चुअल में, हम किस में इसकी अब्यूज़ चेक करेंगे। तो हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाता था ये, ठीक है। चलो ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आया कि इसकी ज्योग्राफी क्या तय करेगा, क्या हम पूरे इंडिया को इसका मार्केट माने, किसको माने, क्या नॉर्थ इंडिया को माने, क्योंकि डीएलएफ की प्रेजेंस पूरे इंडिया में नहीं है, ठीक है। ये डोमिनेंस कहाँ पे है, पहले तो हम बोलेंगे अगर इंडिया को हम देखा जाए तो ये नॉर्थ इंडिया बोलेंगे, और नॉर्थ इंडिया में भी स्पेसिफिकली हम बोलेंगे हरियाणा का गुरुग्राम, ठीक है, जिसे गुड़गांव बोलते थे, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में इसकी अब्यूज़ हम बाद में चेक करेंगे, डोमिनेंस है, ठीक है, डोमिनेंस बोल सकते हैं। तो हुआ क्या, यही पाया गया कि जो गुरुग्राम है ना ऑफ हरियाणा इज आइडेंटिफाइड एज रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। क्यों, क्योंकि अगर हम पूरा नॉर्थ इंडिया ले लेंगे तो वहाँ पे ये डोमिनेंस में नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो आ जाते हैं, सुपरटेक है और भी आम्रपाली और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, तो वहाँ पे ये डोमिनेंस में नहीं है। और जहाँ पे डोमिनेंस ही नहीं है वहाँ पे अब्यूज़ का तो मतलब ही नहीं है। तो सीसीआई जब केस बनाता है, कुछ करता है, तो उसे एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या उसका प्रोडक्ट है, कंपनी जिस पे एलिगेशंस लगे हैं। सेकंड थिंग इज़, ठीक है उसका प्रोडक्ट तय हो गया, अब हम उसकी मार्केट देखेंगे कि कहाँ उसका डोमिनेंस है। अगर डोमिनेंस पाया तभी हम आगे चेक करेंगे कि अब्यूज़ है कि नहीं, ठीक है। अगर डोमिनेंस ही नहीं पाया तो हम उसका अब्यूज़ कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंस के लिए उसकी ज्योग्राफिक मार्केट तय करना ज़रूरी है, और वो हमने पाया गुरुग्राम को, कि गुरुग्राम मान के चलेंगे कि इसकी जो मार्केट है, क्योंकि वहीं के ये ओनर्स एसोसिएशन भी था और वहीं उसका डोमिनेंस भी है। आजकल भी आप कभी भी आइए हरियाणा में, आप देखेंगे तो उसका ही डोमिनेंस है वहाँ पे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करी, और ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस केस में ये डिसाइड हुई। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।